मुझे उन्होंने इतना ज़्यादा सपोर्ट किया कि मैंने पहला गाना ही उनका गाया फ़िल्म में और वो बड़ा पॉपुलर हुआ। ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है मेरे ऊपर। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह ताला का। मैं बल्कि शुक्र अदा कर ही नहीं सकता कि मुझसे मोस्ट सीनियर लोग उठ के खड़े हो जाते हैं। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बढ़ के आके पूछा जा। फ्यूचर में मैं लता जी की ही तरह मतलब एक सिंसेरिटी वाले गाने गाना चाहता हूँ और फ्यूचर में शोज़ के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ के और मतलब इवेंट्स के सॉन्ग करना चाहता हूँ। शादियों वादियों पे गाने का मेरा कोई प्लान नहीं, ना लता जी गाती थी। अस्सलामुअलैकुम, वॉइस एंटरटेनमेंट के साथ इट्स मी योर होस्ट रिमशा जैदी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऐसा क्या है। तो नाज़रीन, आज ऐसा क्या है में हम आपको एक ऐसी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं जिनको देख के आप वाकई कहेंगे कि इनमें ऐसा क्या है। जी हाँ, हम हैं इमरान मुगल साहब के पास, जिनको पाकिस्तान की लता जी भी कहा जाता है। इनके दोस्त अहबाब इसी नाम से इन्हें पुकारते हैं। जी नाज़रीन, इस आवाज़ से मीलों की दूरी तो मुनासिब है मगर दिल की नहीं, क्योंकि ये आवाज़ दिल से निकलती है और दिलों तक जाकर पहुंचती है। इनके 50 से ज़ायद इंटरव्यूज़ जो हैं वो हो चुके हैं, तो आज हम भी चाहते हैं कि हम इनसे बात करें कि ये आखिर ऐसा क्या, क्यों, कैसे जो है इन्होंने ये जर्नी स्टार्ट की, क्या ख्याल आया, कोई ट्रेनिंग ली थी, कोई तालीम हासिल की थी या फिर ये कुदरती फ़न रखते हैं। तो आइए चलते हैं उन्हीं के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मेरा नाम तो इमरान मुगल ही है, हाँ लेकिन जी। सब लता जी बोलते हैं। ठीक है, तो कैसा लगता है जब आपको सब लता जी कहते हैं? ये किसी अवार्ड से कम नहीं है, किसी एजाज़ से कम नहीं है कि एक सुर की संगीत की दुनिया का बहुत महान नाम, जिनको भारत रत्न का अवार्ड भी है और जो स्वर्ग सम्राटे हैं और सरस्वती माँ कहा जाता है, उनको इतना बड़ा दर्जा दिया जाता है कि उनकी समझे कि पूजा की हद तक उनकी फ़ैन फॉलोइंग है जो उनको प्यार करती है। तो आज वो हम में नहीं है, मेरी रूहानी टीचर भी वही है, तो आज हम में वो नहीं है, लेकिन उनका जो नाम पुकारा जाता है आज भी, मुझे लगता है कि लोग उनको ही पुकारते हैं और मुझे खुशी फील होती है। इसलिए मैं किसी को नहीं मना करता कि आप मुझे लता जी ना बोलो, मुझे इमरान बोलो। तो मतलब ये लोगों पे डिपेंड करता है, वो लता जी बोलेंगे या इमरान। अच्छा, मुझे इमरान साहब ये बताएं कि आपने अभी बोला है कि वो आपकी रूहानी टीचर हैं, जी। तो आप उनके जो सॉन्ग्स हैं वो सुनते होंगे और उनसे सुन सुन के आपने सीखा है कि कैसे आपने ये स्टार्ट किया? बचपन से ही मैंने उनको काफ़ी सुना हुआ है और मैंने अपने दीगर इंटरव्यूज़ में भी ये बात बताई हुई है कि मैंने बचपन से उनको इतना ज़्यादा सुना हुआ है, इतना ज़्यादा सुना हुआ है कि सुनते सुनते ना मुझे होता था कि मैं नेज़ल वॉइस में गाऊं, तो कहीं कहीं उन जैसा गाऊं। तो बस ये कोशिश जारी रखी बचपन से ही और ये पता नहीं था कि एक दिन इसी नाम से मुझे पुकारा जाएगा। आपने ये तो बता दिया कि आपकी फीलिंग्स कैसी होती हैं जब आपको इस नाम से पुकारा जाता है और सब कुछ होता है, लेकिन दिल में एक होता है, क्योंकि आप ज़ाहिरी बात उनसे कभी मिले तो होंगे नहीं, कि वो आपको कहीं ना कहीं देख रही होंगी, सुन रही होंगी, इतना बड़ा नाम को लेके आप चल रहे हैं, तो फिर क्या आपको लगता है कि आप जो हैं उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरते होंगे? कैसा फील करते हैं? मुझे लगता है कि जो लता जी हैं उनको कोई भी नहीं गा सकता, फर्स्ट ऑफ ऑल। और मुझे ये लगता है कि मैं भी नहीं गा सकता। ये लोगों की मोहब्बत है, एक खुदादाद सलाहियत है कि टॉन है उनका मेरे पास, लेकिन गायकी जो उन्होंने मेहनतें की हुई हैं, जो उनकी रियाज़त है, साथ साथ मतलब उन्होंने सदियों तक गाया है, मतलब एक सदी में उनका नाम है। तो 70 साल उन्होंने इंडियन सिनेमा के लिए गाया है, तो 70 साल एक आर्टिस्ट का अपने मुकाम पे खड़ा रहना बहुत बड़ी बात होती है। तो उन जैसा तो नहीं गा सकता, ये तो बुरी बात है कि मतलब मैं कहूँ या कोई कहे कि आप लता जी की तरह गाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस मेरे पास टॉन है गायकी, तो मतलब सीखना ही पड़ता है ना, और बचपन से सीख रहे हैं और मुझे लगता है कि मेरी 3-4 और भी उम्रें होंगी ना, तो वो भी लग जाएँगी, लता जी नहीं बन पाएँगे। अच्छा, आपने अपने इंटरव्यूज़ में ये भी कहा है कि जो उनकी 90s में जो उन्होंने सॉन्ग्स गाए हैं उनसे आपकी आवाज़ ज़रा मिलती है, पुराने गानों से नहीं। हाँ, हाँ, पुराने गानों में ना उनका स्केल बहुत ऊपर का है। इनकी आवाज़ बहुत पतली थी, तो मतलब कि जैसा स्टार्टिंग में ना उनको काम बड़ी मुश्किल से मिलता था, वो इसलिए कि ये बच्चा वॉइस है, ये क्या गाएगी, ये नहीं गाएगी।
तो मास्टर गुलाम हैदर थे, बहुत बड़े मौसीकार थे, तो उन्होंने ज़िद की कि मैं इसको गवाऊँगा। तो उन्होंने फिर गवाया, उसकी 2 लाइन मैं भी आपको सुना देता हूँ। उसके बाद ये था कि लता जी को फिर काम मिलना शुरू हुआ और डायरेक्टर्स का कहना था, मौसीकारों का ये कहना था कि ये काम को पिक बड़ी जल्दी कर लेती है, समझ बड़ी जल्दी ले जाती है कि कोई काम अगर अर्जेंट में भी आया तो वो भी ये कर जाती है, मतलब इसके लिए मुश्किल नहीं होता। तो एक लक होती है इंसान की, एक मेहनत होती है जो उसको रंग ज़रूर लगाती है। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आपके अलावा भी पाकिस्तान में भी, इवन के लाहौर में भी, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान से बाहर हिंदुस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी टू वॉइसेस हैं, जो मतलब लता जी की आवाज़ को प्रमोट करते हैं और निकालते भी हैं। यहाँ पे मैंने बहुत से, इवन के उनके भी इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं। तो आपको ज़ाहिर बात है, एक जो कहते हैं ना एक गलूकार होता है, उसके अंदर अपने अंदर एक क्वालिटी होती है, एक पावर होती है। तो आपको लगता है कि आप उनको बीट कर सकते हैं? आपको लगता है कि जो लता जी हैं उनमें आपका थोड़ा सा जो है वो आता है? पहली बात तो ये कि एक हैदराबाद से हैं, लता जी के नाम से एक न्यू बच्ची आई है जी। लता जी के नाम से, इंडिया में 2 हैं वो लता जी के नाम से, लेकिन उन चारों का टोन कहीं लता जी से नहीं मिलता। ये ये आपका कहना है, नहीं, अवाम का कहना है। अवाम का कहना। कंपैरिजन जब हुआ ना, तो ये अवाम का कहना है कि उनका टोन नहीं मिलता। बट मेरा टोन उनसे वो मिलता है जो उन्होंने अपने बुढ़ापे में गाने गाए हैं, 90 की दहाई में गाए हैं, जो सन 2000 के स्टार्टिंग में गाए हैं, वीर ज़ारा के, दिल तो पागल है, इस तरह के जो फ़िल्मों के सॉन्ग्स गाए हैं, मेरी आवाज़ उनसे वो मिलती है। आपकी एज भी फिर वही होगी ना, इसलिए आपने वही किया होगा, और इतनी बारीक आवाज़ फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा ही हुआ होगा। तो एज की तो खैर ये बात नहीं है। दूसरी बात है सेंस की और लक की। कला की कोई उम्र नहीं है, कला की कोई उम्र नहीं, किसी भी उम्र में आपको फ़न मिल सकता है, ये गॉड गिफ्टेड सलाहियत होती है। और जैसा कि शायद आपको ना पता हो, आर्टिस्ट पैदा होते हैं, आर्टिस्ट बनाए नहीं जाते। आर्टिस्ट बनना आसान नहीं है कि मतलब कोई मेहनत करे, मतलब अब मेरे सीनियर सिंगर्स का कहना है कि यार हम लोग क्लासिकल गाते हैं, बंदिशें गाते हैं, बड़ा गज़लें वगैरह गाते हैं, लेकिन हम लता नहीं गा सकते। तुम्हारे पास लता का टोन है, तुम लता को गा लेते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो ये है तो वो तो है। अब जैसे कंपैरिज़न हुआ, जो और भी दीगर अफराद लता जी को गाते हैं, उनकी वॉइस नहीं मिलती और ना ही वो इस हद तक प्रमोट हुए, ना ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, ना मेहनत की कोशिश की। और मैंने तो प्रॉपर अभी तक सीख रहे हैं हम। और चंद दिन पहले ही मैंने अपने उस्ताद जी की, जिनसे मैं क्लासेस ले रहा हूँ, उनकी मैंने स्टेटस पे वीडियो भी लगाई थी। फिर उसके बाद ये कि मैंने प्रॉपर अपने ट्रैक्स बना के यूट्यूब पे रखे भी हुए हैं, और किसी के 1, 2, 3 इतने ही बस इंटरव्यू। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत मुझे बेनिफिट है कि मेरे पास आप आज 51वां इंटरव्यू कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ी लक है आपकी कि आपने अपनी जुबली क्रॉस कर ली है और हम जो हैं वो अब नए आपकी सेंचुरी का आगाज़ करने हैं। बस जी, ये अल्लाह ताला का करम होता है कि उसने ही बस सलाहियतें, नवाज़ दे। हाँ, जिसको नवाज दे, सलाहियत से भरपूर उसने अच्छा, मुझे। मुझे ये भी बताएं, अभी आपने कहा है कि जो आर्टिस्ट होता है वो गॉड गिफ्टेड ही होता है। तो एक ज़ाहिरी बात है, जब आप आते हो, आप सीखते हो कुछ, तो आप अपने स्केल्स देखते हो, सब कुछ, तो वो सारा कुछ खुद ही ट्रेनिंग की, सब कुछ खुद ही किया? हाँ जी, वो सारा कुछ खुद ही किया। स्टार्टिंग में मैंने प्रॉपर सीखा कि सुर का क्या है, कैसे लगना है, स्केल के ऊपर के स्केल पे कैसे जाना है, नीचे पे आके ग्राहम में कैसे गाना है। तो ये सारा सीखना पड़ता है। मतलब एक जगह आपको हीरा मिल गया तो उसको तराशना पड़ता है। ऐसे ही। ऐसा नहीं है कि आपको तराशा हुआ नग मिल जाए कि ये लो जी, ये डायमंड है आपके पास, ऐसा नहीं होता। आर्टिस्ट पैदा होते हैं, उसमें वो सलाहियत होती है कि वो अपने फ़न को बाहर निकालता है। और मैंने भी जस्ट ऐसा ही किया। फिर इसको प्रॉपर जब देखा कि लोगों का क्रेज़ है, लोग मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोगों के कमेंट्स अच्छे हैं मेरे लिए, तो फिर मैंने इसको सीरियसली लेके फिर सीखना भी स्टार्ट किया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपने एक इंटरव्यू में ये भी कहा है कि वो आपके ख्वाबों में भी आती हैं, तो ये कौन सा ये क्या सीन है? अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि जब मैं बहुत ज़्यादा उनको मिस करता हूँ, उनके गाने सुन के, सैड सॉन्ग सुन के जब मेरे आंसू आ जाते हैं कि इतना बड़ा जो था वो हीरा हम खो चुके हैं, तो मतलब आज वो फ़िल्म इंडस्ट्री में नहीं है। तो मुझे बाज़ औक़ात ऐसे फ़ील होता है, फिर जब मैं सो जाता हूँ, अक्सर व बेशतर ख्वाब में उनसे मुलाकात होती है।
लेकिन वो ये जिसने मुझसे पूछा था उसने बड़े बुरे अंदाज में पूछा था और मैंने बुरे ही अंदाज में उसको जवाब दिया था। लेकिन आपको मैंने रियल बता दिया है। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आपने हमें रियल बता दिया है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताएं कि अभी तो हम जो आपसे ब्रेक के बाद जो है हम आपसे इनके जो गाने हैं वो भी सुनेंगे। उसके साथ साथ आप मुझे ये भी बताएं कि सर आपने एक शौक, कहते हैं ना कि शौक का कोई मोल नहीं होता, शौक को तो लेके चल लिया। आपको ज़ाहिर बात है ये अपॉर्चुनिटी मिली होगी, आपने किसी के बच्चों को भी क्लासेस दी होंगी, कभी सिखाया होगा, तो उस बारे में ज़रा हमें बताएं। बेशुमार स्टूडेंट हैं, मुझे नहीं पता कि मेरे कितने स्टूडेंट हैं। तो एक हिसाब है कि मुझे लगता है कि मेरी छेड़ पड़ गई है, मेरी चिढ़ बन गई है उस्ताद जी। तो मुझे एक एक लड़का और नाम आ गया उस्ताद जी। सर जी बोलते हैं, लता जी बोलते हैं, तो उस्ताद जी बोलते हैं, और जो मेरे दीगर सीनियर सिंगर्स हैं वो लोग मुझे दीदी बोलते हैं। और पता नहीं किस किस के लिए मैं मतलब क्या क्या हमने आज 3 नाम इनके जो हैं वो वायरल कर देने हैं। दीदी जी, उस्ताद जी और लता जी। हाँ, तो बस जैसा लोगों का प्यार है तो वैसा ही आर्टिस्ट को बनना पड़ता है। बेसिकली आर्टिस्ट दुनिया में मोहब्बत प्यार ही बांटने आता है। उसमें कोई ऐसा तीखापन नहीं होता कि वो किसी का बुरा सोचे, किसी का बुरा करे। और उसके साथ इतने बुरे हो चुके होते हैं कि उसके गम जो है अपने अंदर पी पी के सह सह कर बेबस हो जाते हैं। और वो जब अपनी आवाज़ निकालता है तो उसकी आवाज़ के साथ दर्द भी निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही है। और हमारे समाज की तो एक बहुत तल्ख हकीकत है कि हम ना अपने आर्टिस्ट की कदर नहीं करते, ऐसा ही उनको प्रमोट नहीं करते। ऐसे ही ज़ाहिर बात है अगर इतने देते ना गली मोहल्ले में छुपे हुए इतने अगर टैलेंट हम एक्सप्लोर कर लें और निकाल के लें, और जबकि आपके अगर 50 इंटरव्यूज़ हो गए हैं तो कोई ऐसी, मेरे ख्याल से तो कोई स्क्रीन रह नहीं गई होगी कि जिसमें आपको नहीं दिखाया होगा। तो फिर उसके बावजूद भी आप मुझे बताएं, कोई चेंजिंग्स आई हैं आपकी लाइफ में, कुछ डिफरेंस आया इंटरव्यूज़ देने के बाद? डिफरेंस तो काफ़ी आया है। मिलियंस में फ़ैन फॉलोइंग बन चुकी हुई है। लोग फॉलो करते हैं जब कोई मेरा न्यू सॉन्ग आता है, जब कोई मतलब मैंने नाच शरीफ भी की हुई है। लता जी के मैंने 200 के करीब ट्रैक कवर सॉन्ग किए हुए हैं, रिकॉर्ड किए हुए हैं। और मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया था, मैंने खुद से पैसा लगाया अपने शौक़ पर और आज तक लगा रहे हैं। और मेरे दीगर जितने भी यूट्यूब पे मुख्तलिफ़ चैनलों पे जो मेरे सॉन्ग्स हैं वहाँ भी मतलब मैंने खुद ही बना के इनको ऑडियो वीडियो रिलीज़ किया हुआ है। कि मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी ऐसे की कि मुझे कोई सपोर्ट करे, मुझे कोई प्रमोट करे, मुझे लोग लाइक करें। देखें, जो चीज़ अच्छी होती है लोग खुद ही उसको लाइक करते हैं। जो कह के आपने लाइक लेना है वो लाइक नहीं है। एक अंदर से अपने आप को मार देते हैं। ऐसा ही है। तो एक टाइम पीरियड होता है हर आर्टिस्ट का कि वो किस टाइम जाके हिट होता है। तो मेरे अंदर वो हिट होने की वो ख्वाहिश नहीं है। मेरे अंदर बस ये ख्वाहिश है कि जैसे लता जी की ज़िंदगी में सिंसेरिटी थी, धीमापन था, सुलझापन था, वो मैं अपनी ज़िंदगी में लेके आऊँ। तभी लोग मुझे उनकी अंदाज़ से और उनकी आवाज़ से लोग मुझे नवाज़ते हैं कि आपके बात करने का अंदाज़ भी उन जैसा ही है। और आपका मतलब गायकी का जब आपका वीडियो रिकॉर्ड हो रहा होता है तो वीडियो में भी आपकी एक्टिंग उन जैसी ही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा लगाव उनके साथ इस तरह का है कि वो अंदर से निकलती हैं, मेरे अंदर से निकलती हैं, तो लोग मुझे फिर लता जी बोलते हैं। अच्छा जी, हमने इनकी और लता जी की जो इनकी केमिस्ट्री है लता जी के साथ, वो तो हमने इनसे सुन लिया। और इनमें काफ़ी माशाल्लाह से तहम्मुल, मजाजी और एहतरामन, ये बड़े मतलब अकीदत से जो है वो बोलते हैं। लगता है कि मतलब कि ना वाकई हम किसी जो है फेमस पर्सनालिटी के पास जो आ गए हैं। तो हमसे जो हम जो है इनसे मज़ीद बात करेंगे, इनसे जो है मज़ीद इनके बारे में जानेंगे। तो आपने जाना कहीं पे नहीं है, हम बहुत सारा जो है ना फ़न लेकर आए हैं। तो आपसे मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा। जी व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय शो ऐसा क्या है। तो हम बात कर रहे थे इमरान साहब से, तो अब हम इनके गाने सुनेंगे और आपको भी लता जी से एक छोटी सी मुलाकात करवाएंगे। तो देर किस बात की। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने मेरी तुम्हें चाय पे बुलाया है। पंछी अकेला देख मुझे ये जाल बिछाया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। अरे नहीं 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 नहीं, शायद मेरी शादी का ख्याल।
फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आज से पहले इंटरव्यूज़ में मैंने आज तक ये चीज़ नहीं बताई जो कि मैं इस इंटरव्यू में कुछ स्पेशल कि लता जी के बात करने का स्टाइल क्या होता था जब उनके इंटरव्यूज़ होते थे। तो अब ये मुझसे क्वेश्चन करेंगी तो मैं उनको लता जी की आवाज़ में जवाब दूँगा। मैं आपसे ये क्वेश्चन करती हूँ कि लता जी, आप मुझे ये बताएं कि आप सुरों की तो देवता हैं, आपकी गायकी तो हर जगह मेरे ख्याल से खाली हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आप जानी जाती हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि कोई तो गाना होगा ना जो आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब होगा, वो कौन सा गाना है? नमस्कार, मैं भारतवास लता और मुझे बेहद अच्छा लगता है कि ऊपर वाले की कृपा से मुझे बहुत इज़्ज़त मिली, बहुत मान मिला और मैं समझती हूँ ये सब कुछ इस संगीत की वजह से मिला, इस फ़िल्म इंडस्ट्री की वजह से मिला। बहुत अच्छे लेखक मिले मुझे, बहुत अच्छे मौसीकार मिले, जिन्होंने बहुत अच्छा काम मुझसे करवाया, मुझे इज़्ज़त दी और ये ऊपर वाले का ही करम है कि जो हर जगह मेरे गाने सुने जाते हैं। चलें फिर आज एक गाना गा दें। लता जी में मतलब जो हर आर्टिस्ट के गाने होते हैं ऑडियंस के लिए, गाना कोई ऐसा होता है जो लता जी मतलब खुद भी पसंद करती थीं और वो मुझे भी बेहद पसंद है। तो उसकी 2 लाइन सुने और ये मैंने आज से पहले नहीं गाया। है दिले नादां, है दिले नादां, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है दिले नादां, है दिले नादां, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है दिले नादां। जी, बहुत बहुत शुक्रिया और यकीन माने जो हमें देख रहे हैं मैं उनको बता नहीं सकती कि मेरे अब तक जो है वो रोंगटे खड़े हुए हैं और मुझे गूज़बम्स हो रहे हैं कि मुझे ऐसे एकदम मुझे लगा कि मैं उन्हीं को ही सुन रही हूँ और ये बहुत बड़ी बात है। तो और मैं ये आपका बहुत आभार मानती हूँ, दिल से आभारी हूँ आप लोगों की जो इतनी मोहब्बत करते हो, चल के मेरे पास आते हो। तो मुझे मेरे दिल में आप लोगों के लिए बहुत इज़्ज़त है। हमें भी और हमारे मुल्क के लोगों को भी जो है टैलेंट तो कहीं नहीं छुपता ना, चाहे वो कहीं से भी हो। जिस तरह हमारी नूरजहान फेमस थी उस तरह इंडिया की जो हैं वो ये हैं और ये इनका कोई मुकाबला नहीं है, ये अपने अपने दौर की सभी जो हैं बेहतरीन गुलकार हैं। मुझे ये भी बता दें कि आपने अब लता जी की जो पर्सनालिटी है उनको तो हम मेरे ख्याल से मुझे लगता है आज से पहले मैंने कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया होगा और क्योंकि मैं एक यंग एज हूँ, लेकिन हाँ आज भी अगर मेरे पेरेंट्स या कोई भी गाने लगाते हैं तो वो जो लफ्ज़ है, वो जो अदायगी है, वो जो लिखाई है ना, वो आज के गानों में तो मैं कहती हूँ कहीं दूर दूर तक है ही नहीं। हाँ, वो वही गाने थे और वो उन्हीं की याद थी। तो मुझे ये बताएं कि आपने जो अपना गेटअप किया हुआ है उस हवाले पे हम ज़रा आपसे बात कर लेते हैं कि माशाल्लाह से काफ़ी यूनिक स्टाइल है आपका। अंदाज़ आपके लता जी वाले हैं, गेटअप आपका यूनिक है। आपने गले में मेरे ख्याल से 2 या 3 चेन्स पहनी हुई हैं, हाथ में भी हैं, रिंग्स पहनी हुई हैं और सब कुछ ऑल ओवर ब्लैक है। ब्लैक आपका फेवरेट होगा? ऐसे ही है, मेरा ब्लैक कलर तो फेवरेट है और फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ना रिंग इस उंगली में पहनना मना है। हर मुसलमान को अंगुष्ठ की उंगली में अंगूठी पहनना मना है। तो मैंने लता जी को एक जगह गाते हुए सुना तो उनका एक स्टाइल था गाने का, तो उन्होंने डायमंड की रिंग इस फिंगर में पहनी हुई थी, इस उंगली में पहनी हुई थी और यही स्टाइल उन्होंने इस हाथ में रिंग्स पहनी हुई थी और यही स्टाइल उन्होंने इस हाथ में रिंग्स पहनी हुई थी। अच्छा, मतलब इनके अनोखे स्टाइल को भी जो है वो लता जी का ही ट्रिब्यूट है। हाँ, तो चेन एक उन्होंने पहनी होती थी, सो मैंने पहनी होती है और ये मतलब मैंने आज नहीं, ये रिंगें चेनें मेरी आज की नहीं है। आप मेरा 8 साल पुराना भी रिकॉर्ड उठा लेंगे ना फेसबुक से, यूट्यूब से, तो उसमें भी पहनी हुई है।
क्यों अपने आप को क्यों बंदा बदले, जो है वही रहे। अच्छा मुझे ये बताएं, इतनी माशाल्लाह से आपने अच्छी हिंदी भी हमारे साथ बोली है, तो वो कैसे सीखी आपने? बस ये गॉड गिफ्टेड है। हिंदी के अलावा मैंने बंगाली में भी गाया हुआ है, मैंने पर्शियन लैंग्वेज फ़ारसी में भी गाया हुआ है, पंजाबी में गाया है। अब तक मैंने कोई 5-6 ज़ुबानों में गा दिया है और अभी मेरी सीखने की ये इच्छा है, मतलब ये ख्वाहिश है कि मैं इसको सीखूं मज़ीद, अपनी मुल्क की जितनी ज़ुबानें उनमें गाऊं और मेरा गाना हर कौम में पहुंचे। चले हम आपसे आपके फ्यूचर गोल्स, जो आपकी प्लानिंग है उसके हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक और ख्वाहिश है, मुझे लगता है जो हमें देख रहे हैं उनकी भी ख्वाहिश होगी कि कोई और एक छोटा सा गाना जो है वो हमें सुना दें, तो आप ज़रा इरशाद फरमाइए। रुके सबके कदम देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, ला 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 ला, कभी खुशी कभी गम तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो, ला 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 ला। क्लैपिंग, यहाँ पर तो इनके लिए तालियाँ होनी चाहिए। जी मुझे आज के शो में, मैं सच बताऊँ ना, मुझे अब तक का मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने जितने भी इंटरव्यूज़ लिए, मैं सबसे ज़्यादा इंजॉय जो हूँ ना वो इस इंटरव्यू में कर रही हूँ। और इतने बड़े आइकन के साथ जब आप अपने आप को जोड़ लेते हैं और आप उनकी ही जो सुर में गाते हैं और सब कुछ करते हैं, तो ज़ाहिरी बात है जो भी उनको चाहने वाले, उनको देखने वाले हैं, उनके लिए भी ये एक बड़ा ही मज़े की जो हम एपिसोड लाए हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है आप कोई तो आपने कोई, मुझे लगता है कि कार्ड कोई फिक्स हुआ है, कोई बटन है जो दबाओ तो एकदम लता जी जिंदा हो जाती है? बहुत अच्छी एक बात मुझे याद आ गई आपकी इस बात से, सॉफ्टवेयर की। मतलब मेरा एक रिकॉर्डिंग थी स्टूडियो में, तो मेरा टाइम हो गया था, तो वहाँ पे ना मैंने गाना रिकॉर्ड करवाना था, कवर सॉन्ग अजीब दास्तां है ये। तो वहाँ पे ना जब मैं पहुँचा तो मेरे से पहले इस्लामाबाद की कोई सिंगर थी, फीमेल सिंगर, तो उनकी रिकॉर्डिंग चल रही थी। अब मेरे जाने पर मुझे बहुत, ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है मेरे पर, मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने अल्लाह ताला का, मैं बल्कि शुक्र अदा कर ही नहीं सकता कि मुझसे मोस्ट सीनियर लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, इतना अदब करते हैं, मुझे स्पेशल मतलब इज़्ज़त देते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत, मेरे आंसू आ जाते हैं कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, ये काम वाले लोग हैं और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, मुग़ल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो ये लोग मतलब इतना इज़्ज़त देते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं। वो सिंगर ने मुझे बड़ा फॉलो अप किया, तो उसने पूछा कि ये कौन है जिनके लिए उठ के खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा ये लता जी हैं हमारी। तो उन्होंने कहा कि एक लाइन लता जी इनको भी सुना दें, तो वो मैंने वहाँ पे एक गाना गाया, अजीब दास्तां है ये। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ ख़त्म, ये मंजिलें हैं कौन सी, ना वो समझ सके ना हम। ये जब मैंने गाया ना तो माइक सामने की तरफ था और मैं माइक के ऊपर गा रहा था और स्पीकर्स में आवाज़ आ रही थी। तो सिंगर मेरे ना आके देख रही है, मेरे मुंह को देख रही है, मेरे आप मुंह खोलें, मैंने मुंह खोला, वो अंदर देख रही है कि ऐसा कौन सा बटन लगा हुआ है, ऐसा कौन सा कार्ड है कि जो दब गया है, और ये मतलब यहाँ से कोई, वो मेरी हाथों को देख रही कि कोई ये चीज़ दबाएंगे कुछ ऐसा होगा। तो उससे मुझे इतना कंफ्यूज किया कि मेरी उस दिन रिकॉर्डिंग ना हो सकी। तो उसने भी यही क्वेश्चन किया कि आप में कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, तो मैंने कहा ये गॉड गिफ्टेड सॉफ्टवेयर है जो अल्लाह ताला ने इंस्टॉल करके भेजा हुआ है। बहुत ही खुशकिस्मत हैं आप, और यकीन माने ऐसी आवाज़ को कोई भी होगा ना जो ये शो देख रहा होगा, जिन्होंने आपकी पहले भी एपिसोड्स देखी होंगी कुछ भी, वो अप्रिशिएट ही करेंगे, क्योंकि एक हिडन टैलेंट को प्रमोट करना ना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि हम आज आपको दिखाने लगे हैं। ऐसा क्या है मैं। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि ऐसा कब और कैसे ख्याल आया आपको? ज़ाहिर बात है आप जब बचपन में आपने कहा आपने सुना है, सब कुछ किया है, तो बचपन से लेके अब तक अप एंड डाउन्स भी इंसान की ज़िंदगी में आते हैं, आपने कभी कंटिन्यू किया होगा, कभी छोड़ा होगा, तो अब इसको आप एज अ प्रोफेशन तो कर लेते हैं, उसके बावजूद आपकी अपनी ज़िंदगी है, तो उसके हिसाब से आप क्या करते हैं, आपकी डेली रूटीन कैसी है?
बस रूटीन ऐसी है कि सुबह देर से उठना, फिर अपने कामों को देखना, फिर अपने हर चीज़ को मैनेज करना, फिर ये शाम का टाइम होता है कि जो मैंने अपने गायकी को देना होता है, रियाज़त को देना होता है। और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि हर उसने इस फ़न से नवाज़ा, इस आवाज़ से नवाज़ा, फ़ैन फॉलोइंग से नवाज़ा, लोग इज़्ज़त करते हैं, इज़्ज़तों से नवाज़ा। लेकिन एक मेरी बहुत बड़ी बैड लक है, जो कि मैंने आज से पहले किसी को भी नहीं बताई, वो आपको बताने लगा हूँ। बैड लक ये है कि मीडिया जब आता है मेरा गला बैठा होता है, और जब मीडिया पे रिकॉर्डिंग होती है मेरे फटे गले से मुझे गाना पड़ता है। और मतलब कि यहाँ पे कोई ऐसा रिकॉर्डिंग सिस्टम तो है नहीं है कि चले जी हम रिकॉर्ड कर लेते हैं तो बाद में कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे। तो ये बस थोड़ी बैड लक है मेरे लिए कि जब मीडिया ने आना होता है तो मेरे गले की हालत बड़ी बुरी हुई होती है। मीडिया वालों इनसे पूछ के आया करें, बार बार पूछा करें, और जब इनको लगता है ना इनका गला ठीक है तो तब ही आया करें, ऐसे ही है। आज भी मैंने इमरजेंसी में एंटीबायोटिक मैंने मेडिसिन ली कि मेरा गला कुछ ठीक हो जाए। तो बस वो जैसा कि मौसम अप डाउन हो रहा है वैसे ही गले हमारे इफ़ेक्ट आ रहा है, तो बस उस वजह से यही मेरी बैड लक है, और तो बाकी अल्लाह का शुक्र है। नहीं, हमें तो अल्लाह का शुक्र है। ज़ाहिर बात है, जो आपने बात की है ना कि आर्टिस्ट एक अंदर होता है तो वो कहीं ना कहीं छुप के सामने आ ही जाता है, गला ख़राब हो ना हो ऐसा होता रहता है। मुझे ये बताएं कि आप बेसिकली लाहौर से हैं, कहाँ से आपका ताल्लुक़ है, और फैमिली वगैरह क्या सारा हिसाब किताब है? बेसिकली हम लाहौरी हैं, लाहौर हाल रोड की मेरी पैदाइश है, और मेरे वालिद साहब की गवाल मंडी की पैदाइश है। दादाजी अमृतसर से आए थे। अंदरून लाहौर जी मतलब आप खाते पीते घराने से? हाँ जी, हम बेसिकली हैं ही लाहौरी। क्योंकि ग्वाल मंडी तो बड़ी कोई फेमस है फ्रूट स्ट्रीट के नाम से। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और मतलब कि हमारा अपना जो हाल रोड का एरिया है वो भी बड़ा फेमस है। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो वहाँ की मेरी पैदाइश है, तो हम बेसिकली पक्के लाहौरी हैं। वैसे आना जाना पूरे मुल्क में है। ठीक है, ठीक हो गया। मतलब हमारे लाहौर की जो हैं ये लता जी हैं, अब इनको हम टाइटल भी यही देंगे, हमारे लाहौर की लता जी, से थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ज़िंदगी में ख्वाहिश तो रही होगी कि लता जी से मिलें आप? बहुत ज़्यादा ख्वाहिश थी, लेकिन एक चीज़ थी कि जिस पर मतलब वो ख्वाहिश दब जाती थी। आशा भोसले उनकी जो बहन है वो थोड़ा सा गुस्से वाली हैं, और वो मतलब बहुत जल्दी हर बात का बुरा मान जाती हैं, तो वो कभी भी नहीं बर्दाश्त कर पाती कि मतलब लता जी के पास मैं जाऊं और उन तक पहुंचकर उनको कुछ सुनाऊं, वो कभी भी नहीं मुझे जाने देना था अच्छा, ये उन्होंने। आपने कहीं पढ़ा है या आपका अपना अंदाज़ा है? मैं अक्सर शोज़ देखता हूं ना उनके, और जैसे कि आर्टिस्ट बड़ा डीपली सोचता है। एक सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, आर्टिस्ट जो होता है वो बहुत डीपली सोचता है कि ये लफ्ज़ के पीछे क्या कहानी है, उस लफ्ज़ के पीछे क्या कहानी है। तो उनके शोज़ में जहाँ वो जज बैठती हैं तब वो मतलब थोड़ा गलत रिएक्शन देती हैं। जैसे कि एक वहाँ पे हुआ था, स्टार प्लस का कोई प्रोग्राम था, मुझे नाम नहीं पता, तो वहाँ पे उन्होंने ग्रैंड फिनाले पे लता जी को बुलाया। तो लता जी ने आकर कहा कि आप मुझे ये काम ना दें, मैं खुद एक सिंगर हूँ, मैं किसी सिंगर को कैसे बुरा बोल सकती हूँ, कैसे अच्छा बोल सकती हूँ, बिग डिफरेंस। मुझे क्या आता है जो मैं किसी को चेक करूं। ये लता जी के अल्फाज थे। इतनी आजिज़ी और इतनी अनकसारी। और अलका जी हैं, वो इतना अच्छा रिस्पांस करती हैं, कविता जी हैं, अनुराधा है। अच्छा, आयशा भोसले जो हैं वो तो खुद भी अपनी बहन के गाने गाती हैं, तब उन्हें एतराज़ नहीं होता? उन्होंने तो मैडम नूरजहाँ के भी गाने गाए हुए हैं, गज़लें गाई हुई हैं, काफ़ी कुछ गाई हुई हैं। वो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, लता जी को सिंसेरिटी वाला गाना पसंद था। लता जी सिंसेरिटी वाला गाना गाती थी, जो गाना वो रिजेक्ट करती थी वो आशा जी को मिलता था। बहन तो उन्हीं की हैं। ये भी एक छुपी हुई बात हमने निकाली। और लता जी जो थी ना, सिंसेरिटी वाले गाने गाती थी, मतलब कोई फौहशपन नहीं होता था, वो कोई ऐसा रोमांटिक सीन नहीं होता था गानों में। लेकिन जो आशा जी हैं, इनको तो रोमांटिक गर्ल बोला जाता है, ये खिताब मिला हुआ है कि गाने ही बड़े उल्टे सीधे गाती हैं। उनका भी एक गाना मैं सुना देता हूँ। मतलब वो इस एज में कौन सा गाना गा रही का छुपी? नहीं नहीं नहीं, वो तो लता जी का। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन बढ़ के आके बुझा जा,
तन की ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा हा 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 हा। पिया तू अब तो आजा। इस तरह के गाने वो बड़े शौक से गाती हैं। लता जी इस तरह के गाने नहीं गाती। अच्छा, ये बेसिकली एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक भी प्रूव्ड है कि जो सिंगर्स होते हैं ना, वो वाकई 70% वो ओवर थिंकिंग ही करते रहते हैं। तो हाँ, ये भी आपको गॉड गिफ्टेड ये प्रूव्ड है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इंडियन आइडल एक है इंडिया का ना, हाँ जी, हाँ जी। उधर भी एक मेरे ख्याल से जूरी में एक बैठते हैं, वो लता जी के गाने गाते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि सेम टॉन अब श्रेया घोषाल को कहा जाता है कि जी वो लता जी की जवानी वाला गाना गा लेती हैं, तो गा लेती होंगी। और हालांकि श्रेया घोषाल बड़ा अच्छा गाती हैं, बड़ा उनको लोग पसंद करते हैं, लेकिन वो लता जी को नहीं गा पाई। अलका जी लता जी की इतनी बड़ी फ़ैन है, अलका जी ने गाना लता जी के कितने ही गाने कवर किए, वो भी नहीं गा पाई। तो लता जी एक ही हैं, दूसरा नहीं बन सकता, लेजेंड एक ही होता है। ऐसा ही है। अच्छा सर, बहुत सारी जो है आपसे बातें की हैं और बातों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, और हमने आपकी जान इतनी जल्दी छोड़नी नहीं है। हम आपसे और भी जो है वो गाने अभी सुनेंगे और भी जो है आपसे बातें करेंगे। तो हमें बस अब थोड़ा सा एक छोटा सा ब्रेक चाहिए, तो ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। तो वी विल बी राइट बैक। जी, वेलकम बैक टू माय शो ऐसा क्या है, और हम बात कर रहे थे जी लाहौर की लता जी, दीदी जी। अब हमने एक नया नाम जो एक्सप्लोर किया, मुझसे भी इनको बुलाएंगे। तो आइए उन्हीं के पास चलते हैं और पूछते हैं उनसे उनकी फ्यूचर प्लानिंग, उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में, कि वो आगे क्या ज़िंदगी में करना चाहते हैं, बल्कि मैं भी भूल गई हूँ कि चाहती हैं। मेरे अंदर भी कोई रूह आ गई है। लेकिन उनसे पूछते हैं कि वो आगे क्या करना चाहते हैं, और वो हमारी आगे की जो जनरेशन है उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं, और उनको क्या लगता है कि उनमें किस चीज़ की कमी है, इस चीज़ को ज़रा जो है प्रॉपर वो सीख लें। तो सारी बातें उन्हीं से पूछते हैं। तो देर किस बात के चलते हैं जी सर। बात की है कि जो ऑडियंस के लिए मैसेज है वो यही है कि पता क्या चीज़ है, लता जी की एक लुका छुपी की रिकॉर्डिंग है जो लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, तो वो क्लिप है यूट्यूब पे, उसको सर्च करें तो उसमें लता जी की रियल आवाज़ भी सुने, फिर जब टोनिंग के बाद तैयार हुई है वो भी आवाज़ सुने। लोग ऐसे ही मतलब बोल देते हैं जी आपको गाना नहीं आता, आपको सुर नहीं आता, आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता, मतलब जानबूझकर बैड कमेंट्स। तो मैंने कहा मुझे कोई दावा भी नहीं है कि मैं सिंगर हूँ, मैंने तो कभी कहा ही नहीं है। बस मेरे पास एक टोन है जिसके मतलब मैं टोन यूज़ कर रहा हूँ और अच्छा गाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ जितनी तादाद बैड कमेंटर्स की है उससे 72 गुना ज़्यादा तादाद उन लोगों की है कि जो अच्छे कमेंट्स देते हैं, जो मुझे कहते हैं पॉजिटिविटी उनमें है, और वो अदब भी इस बात का ही करते हैं। और जब एक दफ़ा लोहा मनवा चुके हैं तो अब बार बार क्या बताना, ये चीज़ है। तो अच्छा, आपके जो अब आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? फ्यूचर में मैं लता जी की ही तरह मतलब एक सिंसेरिटी वाले गाने गाना चाहता हूँ, और फ्यूचर में शोज़ के हवाले से यूनिवर्सिटीज़ के और मतलब इवेंट्स के सॉन्ग करना चाहता हूँ। शादियों वादियों पे गाने का मेरा कोई प्लान नहीं, ना लता जी गाती थी, तो बस ये कि कहीं अच्छा चांस मिले तो गाऊँ। मतलब आपका ये कहना है कि आप जिस तरह उनकी पर्सनालिटी को आपने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ, उसी तरह जैसे वो जो हैं वो अच्छी तहजीबों वाले इवेंट्स में जाया करती थी, और जहाँ पे जो है कहते हैं ना अदब व तहजीब होती थी, उधर जाके जो है आप चाहते हैं आपको इनवाइट किया जाए और वहाँ पे आप जो हैं वो अपने जी जलवे दिखाएं। बस यही बात है। अच्छा, वैसे आपको पहले भी कभी आप इवेंट्स में इन्विटेशंस वगैरह आते रहे? जी, मैंने ये लास्ट ईद के शो किया 3 दिन का, फिर उसके बाद में भी किया, और फरमाइश आ जाती लोगों की और फिर मुझे गाना पड़ता है। और स्टेज पे मेरे साथ सबसे बुरा काम ये होता है कि जब स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग में आवाम इतनी शॉक्ड हो जाती है कि वो मुझे भी कंफ्यूज कर देती है, फिर मेरी हंसी निकल जाती है। कभी मुझे मतलब कि फ़ील होता है गाना कोई आसान काम नहीं, दुनिया का मुश्किल तरीन काम गाना है, तो मेरा ज़्यादातर बीपी लो हो जाता है, मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ। नाजुक कली है ये। हाँ, आवाम को मैं कहता हूँ कि मुझे अगर सुनना है तो प्लीज़ कंफ्यूज मत कीजिएगा,
ये आवाम की तरफ की सारी लाइट्स ऑफ कर दे, मुझे कोई नज़र ना आए, मुझे ऐसा लगे कि अकेले रूम में मैं ही गा रहा हूँ बस। सारे छुप जाओ सारी चीज़ और जूस वगैरह भी रखा करो क्योंकि बीपी आया लो होता है, लो होता है। ऐसे ही बीपी लो हो जाता है, क्योंकि जब गा रहे होते ना तब ध्यान यही होता है कि लता जी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, लता जी की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो कुछ तो ऐसा कर जाऊँ कि लता जी की रूह को भी ज़रा सुकून पहुँचे, वो यही ना कहें कि मेरा नाम ख़राब हो रहा है। छुप के आ ही ना जाए आपके हाँ हाँ ख्वाबों में, आपका गला ही ना दबा रही हाँ, गला ही ना दबा दें और मेरी भी अग्नि परीक्षा ना हो जाए, परीक्षा। तो इसलिए मुझे भी डर लगता है गाते हुए। लेकिन आवाम इतना रिस्पॉन्स करती है, इतना प्यार करती है, इतनी कंफ्यूज हो जाती है कि मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे मेरे आप कोई जो लाइव गाने के ट्रैक्स हैं ना, वो आप जितने भी देखेंगे ना, आवाम मुझे हंसा देती है। अच्छा जी, ये तो अच्छी बात है, ये आवाम का प्यार है। अच्छा कि जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान है, इनकी आपस में शुरू से ना एक राइवलरी मतलब आपस में ना चलती रहती है कि ये है। तो कभी लोगों ने कहा नहीं कि हमारे भी तो इतने कमाल कमाल सिंगर्स हैं, आपने उन्हीं को ही नहीं क्यों नहीं, आपने क्यों लता जी को, एक होता ही है इंसान में आ जाता है, तो कभी ऐसा कमेंट आया आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो हमारी उनके साथ जो झगड़ा है वो आवाम का झगड़ा नहीं है। आवाम उधर की भी प्यार करती है हमसे, आवाम इधर की भी प्यार करती है उनसे। ये पॉलिटिक्स का झगड़ा है पहली बात। और आर्टिस्ट के लिए किसी मज़हब का होना, किसी जगह का होना ये तयन नहीं रखता। क्योंकि ना मैंने एक जगह पे पढ़ा है कि अब पता नहीं ये बात सच है कि नहीं, क्योंकि आपने लता जी को ज़्यादा अच्छे से पढ़ा है, सुना है कि जो लता जी है उन्होंने नूरजहान की कॉपी की है, ऐसा कुछ है? मैं आपको बताता हूँ, लता जी स्टूडियो में जॉब करती थी, ऑफिस गर्ल थी, तो चाय वगैरह सर्व करना, तो वहाँ मैडम नूरजहाँ की रिकॉर्डिंग थी दिल्ली में। मैडम नूरजहाँ गई तो लता जी ने उनको मतलब कि सारा इस्तकबाल किया, तो उनको सारा प्रोटोकॉल दिया। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? इनकी उम्र तब 16 साल थी, तो उन्होंने बताया मेरा नाम लता है और मैं गाने की इच्छा रखती हूँ। तो उन्होंने कहा मुझे कुछ सुनाओ। तो लता जी ने ऐसा गाया कि मैडम नूरजहाँ ने कहा कि तुम बहुत अच्छा गाओगी और एक दिन दुनिया पे तुम्हारा ही नाम होगा। वो फ़ौरन झुक गईं और बड़े अदब से उन्होंने मैडम नूरजहाँ को रिस्पांस दिया, उस्ताद समझा, उस्ताद माना, और अपने दीगर इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि मेरी उस्ताद हैं वो, मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ मैडम नूरजहाँ जी को। और मैडम नूरजहाँ जी का कहना है कि ये लता जी की मोहब्बत है कि वो मुझे उस्ताद समझती हैं, प्यार करती हैं, वरना लता को कौन गा सकता है। ये मैडम नूरजहाँ के अल्फाज हैं। तो क्लासिकल गाती थी मैडम नूरजहाँ, तो शास्त्रीय से ही मतलब कि उन्होंने आगाज़ किया लता जी ने भी। और एक गाना ऐसा था कि वो लता जी की जब रिकॉर्डिंग थी तो लता जी से गाया नहीं जा रहा था, तो नौशाद साहब मौसीकार थे, बहुत बड़ा नाम था, उन्होंने कहा कि भाई ज़रा अपनी सहेली को याद करके गाओ। तो लता जी कहने लगी मैं हैरान होगी, कौन सहेली? वही जो पाकिस्तान में है, जिसको तुम बड़ा पसंद करती हो, जिसकी नकल करती हो, उसकी तरह गाओ। तो उन्होंने कहा कि भाइयों बहनों, मैंने मतलब आंखें बंद करके उनकी प्रेजेंटेशन की, उनका मतलब उनको सोच कर गाया कि मैं नहीं गा रही, वो गा रही हैं। तो वो जैसा भी था वो बहुत फेमस हुआ, बड़ा पॉपुलर हुआ और बड़ा पसंद किया गया लोगों को। फिर मैडम नूरजहाँ से और लता जी से पहले भी एक मैडम होती थी शमशाद बेगम, वो बहुत अच्छा गाती थी। तो मौसीकार कहा करते थे मैडम नूरजहाँ को और लता जी को कि पाकिस्तान बनने से पहले कि जैसे शमशाद गाती है वैसे गाओ। उनके गाने बहुत फेमस हैं, रिमिक्स भी हुए हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि हर इंसान का एक दौर आता है, उसके हिसाब से जो है वो। हाँ, और मैं चाहूँगा कि मैं ऑडियंस को शमशाद बेगम जी का गाना भी सुनाऊँ। ठीक है जी, हम आपसे सुनेंगे सारे गाने। तो चले हम इसको वाइंड अप करते हैं। बस एक क्विकली से जो मैसेज है, मैंने आपसे कहा था कि जो हमारी जो यंग यूथ है, जो कि समझते हैं कि उनमें बहुत टैलेंट है, वो अच्छा गाना गा रहे हैं, जो आपको पता है आजकल रैपर्स हैं, गानों में मिक्सिंग हो जाती है, कोई लिखाई कुछ नहीं, उनको छोटा सा क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या इम्प्रूवमेंट लाएँ, उसके साथ जो है हम अपना शो का इख्तिताम करें? फर्स्ट ऑफ ऑल रैपर जो है उसको तो सिंगर गिना ही नहीं जाता, हम सिंगर नहीं समझते उसको, ना सुर का पता ना ताल का पता, बस वो एक ही बीट में लगा हुआ है और वो क्या क्या कहे जा रहा है, ना उसके अल्फाजों की समझ है ना उसकी समझ है। तो मुझे लगता है, मैं समझता हूँ कि रैपर तो सिंगर होते ही नहीं हैं, वो तो एक परफॉर्मर होते हैं, एक्टिंग करते हैं।
तो जो टैलेंटेड पीपल्स हैं, जो टैलेंटेड हमारी गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, हमारे मुल्क में न्यू टैलेंटेड हैं, जो गाना चाहते हैं, तो वो अपने आप को दबाएँ ना। अगर अल्लाह ने आपको ये एज़ाज़ बख्शा है, अगर अल्लाह ने आप में ये क्वालिटी पैदा की है, तो कुछ सोच समझ के की है ना, क्योंकि वो हर चीज़ पे कादिर है। तो जब उसने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके भेजा, तो आप उसको क्यों नहीं ओपन करते हो? आप उसको करो, आपको करना चाहिए। आपके पास जो टैलेंट है वो आवाम को दिखाना चाहिए। ऐसे नहीं, मतलब सबको कह देना चाहिए ऐसी की तैसी, हम किसी से कम देखिए, नहीं। मैं सबसे पहला पैगाम आवाम को ये देता हूँ कि आप प्रमोशन के चक्कर में ना पड़ें कि मुझे कितने लोगों ने देखा, मुझे कितने लोगों ने लाइक किया। तुम मेहनत करो खामोशी से, कामयाबी चीख-चीख कर बताएगी। कामयाबी खुद एक बहुत बड़ा क्रिस्मा है, और ये ना एक तरह का ना फोबिया है कि एक इंसान को ना ये एक तरह की बीमारी हो गई है कि किसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं, किसके कम है, कौन ज़्यादा प्रमोट हो रहा है। तो इन चीज़ों से घबराना नहीं है। अगर और इस बात में भी मैं लता जी को फॉलो करता हूँ कि लता जी कहा करती थी कि मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं होता था कि मेरे गाने कौन-कौन सुनता है, लोगों को पसंद आता है, नहीं आता है। वो कहते हैं ना कि एक जो गायक होता है वो ऐसे खो के अपने गानों में, अपने संगीत में ऐसे खो के मगन होके गाता है कि उसको दुनिया की खबर नहीं होती, वो बेखबर हो जाता है। तो आज जो है हमने एक ऐसे हीरे को तराशा है जिससे आपको हमने आज इसकी एपिसोड में मिलवा दिया, और वो समझते हैं कि उनके लिए एक बहुत बड़ा जो वर्ड है, लेकिन हमें लगता है कि उनमें ये टैलेंट है और इस टैलेंट को आगे आना चाहिए, दुनिया को इस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए। और ना ही सिर्फ ये, जिन की आवाज़ का हुनर है वो सब जो है अगर हम अपनी स्क्रीन पे लाते हैं, तो आपको चाहिए, जो हमें देख रहे हैं, आप में बहुत पावर होती है, इतनी पावर होती है कि आप खुद भी नहीं जान सकते। एक आम आवाम की जो आवाज़ होती है ना, उसका कोई भी मोल नहीं होता, कोई भी नेमोल बदल नहीं होता। तो इसी के साथ जो है मैं इनका एक गाना आपको सुना दूंगी, लेकिन मुझे फ़िलहाल आप दीजिए इजाज़त। तो हम इनकी तरफ माइक करते हैं और इनसे गाना सुनते हैं और यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।